नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात किसानों की। दूसरी बार समन के बाद लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा से आज पूछताछ हो रही है। आशीष मिश्रा से क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ये पूछताछ चल रही है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में एसआईटी इनसे पूछताछ कर रही है। टीम में डीआईजी समेत 8 पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा 2 कानूनी सलाहकारों के साथ आज क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। उनके साथ बीजेपी विधायक योगेश वर्मा भी मौजूद थे। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, काफी घंटे हो गए पूछताछ होते, और क्या खबर मिल रही है? जी देखिए कादम्बिनी, 7 घंटे हो चुके हैं पूछताछ के और इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा तकरीबन पौने 11 बजे पहुंचे थे। 10:40 पर अपने 2 लीगल एडवाइजर और एक जो लखीमपुर खीरी के जो सदर विधायक हैं उनके साथ में, और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि उनके गिरफ्तारी की बहुत संभावना है और वो गिरफ्तार हो सकते हैं आशीष मिश्रा, सूत्रों के जरिए जो खबर आ रही है, क्योंकि तमाम सारे जो सवाल हैं उनका जवाब बहुत संतोषजनक तरीके से आशीष मिश्रा नहीं दे पाए हैं एसआईटी के सामने। सबसे बड़ा तो सवाल यही था कि जो थार गाड़ी जो उनके पिता के नाम पर है, उसमें जो 2 लोग बैठे हुए थे उनको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब घायल थे वो, उनका इलाज चल रहा था। तो जिसके नाम से थार गाड़ी है और खुद जो है वो थार गाड़ी जो आशीष मिश्रा हैं वो उस पर थार गाड़ी पर चलते थे, तो इसी के चलते थार गाड़ी में जो 2 कारतूस मिले हैं उसके बारे में भी पूछताछ हुई कि भाई ये 2 कारतूस कहाँ से आई है, और जो 3 गाड़ियों का काफिला था उस 3 गाड़ियों में वो थे या नहीं, इसका भी जवाब खोज रही है एसआईटी की टीम। हालांकि जो आशीष मिश्रा हैं वो अपने पक्ष में तमाम सारे वीडियोस को भी लेकर गए थे और उनका बार बार ये कहना था कि वो उस 3 गाड़ियों के काफिले में नहीं थे। लेकिन अभी भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं, जैसे कि जो आशीष मिश्रा हैं उनके जो दोस्त हैं सुमित जायसवाल उर्फ मोदी, जो कि वायरल वीडियो में भागते हुए दिख रहे हैं थार गाड़ी से, और जो दूसरा अंकित दास हैं जो कि खुद बहुत दोस्त हैं, करीबी हैं आशीष मिश्रा के, उनकी भी 2 गाड़ियां थीं। तो वो क्या करने के लिए गए थे, क्या उस काफिले में हथियार रखे गए थे? तो ये सारे सवाल जो हैं वो ऐसे हैं कि उनका जवाब जो है वो एसआईटी की टीम को नहीं मिल पा रहा है। साथ में प्रत्यक्षदर्शी ये भी कह रहे थे कि फायरिंग भी हुई है, कौन फायरिंग कर रहा था। तो अभी तमाम सारी जो टूटी कड़ियां हैं उनको जोड़ना एसआईटी के लिए इसीलिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि इसमें अभी भी 2-3 लोग ऐसे हैं जिनसे अभी पूछताछ एसआईटी नहीं कर पाई है। लेकिन कादम्बिनी, जिस तरीके से पूरा मामला चला है कि 120B, 302, 304 के तहत संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है आशीष मिश्रा के खिलाफ में, लेकिन उसके बावजूद 4 दिन बीत गए, आशीष मिश्रा को पूछताछ तक नहीं की थी लखीमपुर खीरी। दूसरी बार के संबंध में जब खुद गृह राज्य मंत्री लखीमपुर खीरी पहुंचे थे कल शाम को, तब उन्होंने पहला बयान दिया कि आशीष मिश्रा कल जो है वो ज्वाइन करेंगे जांच को। तो आज गृह राज्य मंत्री खुद लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं और उनका जो बेटा है वो इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसआईटी उससे पूछताछ कर रही है, और लखीमपुर खीरी में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में तमाम पीएससी को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई माहौल न खराब होने पाए। तो अब देखना है, अभी सबसे बड़ी बात यही है कि क्या आशीष मिश्रा आज गिरफ्तार होते हैं, और अगर नहीं गिरफ्तार होते हैं तो क्या पुलिस दूसरे विकल्प पर जाएगी जिसमें सम्मन उनको फिर क्या कोई तीसरा सम्मन दिया जाएगा कि आप फिर से पूछताछ के लिए आइए। तो ये एक देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस के जो सूत्र हैं वो हमको यही बता रहे हैं कि बहुत संभावना है आज आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के। बहुत शुक्रिया आपका रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें, देखते हैं कि आगे क्या होता है। 7 घंटे हो चुके हैं, जैसा रवीश बता रहे हैं कि पूछताछ के 7 घंटे हो चुके हैं और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि हो सकता है कि गिरफ्तारी भी इनकी यहाँ पर हो। लेकिन अपनी तरफ से दावे यही कर रहे हैं कि उन गाड़ियों में ये खुद मौजूद नहीं थे, जो उनके पिता भी लगातार कह रहे हैं। तो अब क्या सबूत है, किसका सबूत मजबूत है, ये देखने वाली बात है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की ऊंची पहुंच का हवाला दे रही हैं। उस पर इन्होंने सवाल उठाया है कि क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा और कैसे मिलेगा। मैं जहां जहां गई, जिस परिवार में गई,
1 करोड़ का मुआवजा मिला है कहीं को, कुछ लोगों को 45 लाख इधर की सरकार ने दिया है, 1 करोड़ कांग्रेस की सरकारों ने दिया है, उनको मुआवजा मिला है। जानते क्या कहते हैं मुझे, दीदी हमें मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे बच्चों को इस तरह से कुचला है, वो लड़का टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है, उसके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, हमें न्याय कैसे मिलेगा दीदी। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा पर आज एक बार फिर बीजेपी और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि यूपी में देश का कानून रौंदा जा रहा है, टायर तले कानून कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में समन भी सम्मान से दिया जाता है। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय। जो किसान अपने पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। किसानों की हत्या हुई, जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसानों की हत्या हुई है। दोषी अभी तक पकड़े गए हैं, ये समन नहीं भेजे जा रहे हैं, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। समन तो नाम का माना जा रहा है, सम्मान से दिया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अनशन खत्म कर दिया है। लखीमपुर में नवजोत सिद्धू भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने आशीष मिश्रा के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होने के बाद अपना अनशन खत्म किया। कल पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा था कि जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वो भूख हड़ताल और मौन व्रत पर रहेंगे। और लखीमपुर हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर की भी मौत हुई थी। उनके पिता से बात की हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने। मैं इस वक्त श्याम सुंदर जी के घर पर हूं। आप देख सकते हैं कि ये उनका परिवार है। काफ़ी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। 3 भाई हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, अभी 2 बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। रूबी जी हैं, उनकी जो पत्नी है श्याम सुंदर जी की, 2 बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि सरकार ने मुआवजा तो इनको दिया है, नौकरी की भी बात चल रही है, लेकिन चूंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, केवल 5वें दर्जा पास हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे पूरा घर जो है वो चलेगा। बाबूजी, कैसे आपका जो बच्चा था वो क्या काम करते थे? क्या उसी के कमाई से सारा आपका परिवार काम? वही बेटा, मेरा बड़ा बेटा था, वही केबल पर सब काम था, वही अपना घर का परिवार को ही चलाते थे। हमारे भैया ने, अब हमको बहुत तकलीफ है, कैसे हम क्या करेंगे? हमारा जो बेटा नहीं है तो क्या कर पाएंगे? भी 2 बिटिया शादी करने के लिए 2 भैया हैं, और कैसे हम अपना परिवार चलाएंगे? सर, हमें बहुत ही दुख है कि तो मेरा बेटा चला गया। अब कौन किसी बार न जानने वाले हैं, न चला फिरा। हमारा बेटा वही था, वही कर। अच्छा बाबूजी, बीजेपी से कब से जुड़े हुए थे और क्या थे वो? 11 साल हो गए हैं उनको उसमें जुड़े थे। अच्छा। हाँ, और जब कहीं काम लगता था तो जब वहाँ जाते थे, दंगल देखने हमेशा जाते थे वो वहाँ पर। अच्छा। इस तरीके से किसी ने अपने बुजुर्ग ने अपने बच्चे को खो दिया है। रूबी जैसी जो महिला है उन्होंने अपने पति को खो दिया है। तो सियासी फायदा जरूर नेताओं को होगा, लेकिन जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके दर्द को बयान नहीं किया जा सकता है। लखीमपुर खीरी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर की घटना के विरोध में किसान संगठनों ने 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन करने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि लखीमपुर की घटना सुनियोजित थी, इसलिए आशीष मिश्रा के साथ उनके पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को भी गिरफ्तार किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक इस घटना के विरोध में 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत भी की जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं।
आज बीएसपी कांशीराम की 15वीं पुण्यतिथि देख रही है और इस मौके पर लखनऊ में बीएसपी ने विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी शामिल हुईं। रैली में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें मायावती ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सरकार से जनता दुखी है। ये दोनों पार्टियां एक बार फिर लोगों को सिर्फ झूठे वादे कर रही हैं, जिससे आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मायावती ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। सभी जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियां अंदर अंदर एकजुट होकर व किस्म किस्म के हथकंडे आदि इस्तेमाल करके बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने में लगी हैं, जिसकी खास वजह से ही पिछले 2 विधानसभा आम चुनावों में हमारी पार्टी यहां सत्ता में आसीन नहीं हो सकी है। लेकिन इस दौरान चाहे यहाँ सपा सत्ता में रही हो या बीजेपी सत्ता में आसीन है, किंतु यहाँ की जनता इन दोनों सरकारों में काफ़ी ज़्यादा दुखी रही है, ये भी सर्वविदित है। और अब प्रदेश की जनता बीएसपी के शासनकाल को ही याद कर रही है और यहाँ सत्ता परिवर्तन करने के लिए काफ़ी हद तक अपना मन भी बना चुकी है। और ऐसे में अब इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनना लगभग तय है। सीवर के पानी की समस्या से जूझते वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। अब मणिकर्णिका घाट की सफाई शुरू हो गई है। सीवर का पानी भी फिलहाल रुक गया है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर बने एक मंदिर में भी सीवर का पानी घुस गया था। लंबे समय तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली, जिससे आम लोग काफी नाराज थे। एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद अब यहाँ सफाई का काम शुरू हो गया है। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर यह बाबा मसानेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर दिन में 21 घंटे रहते हैं, लेकिन बीते 1 महीने से यह मंदिर सीवर के पानी में डूबा हुआ है। लिहाजा रोज पूजा पाठ करने वाले लोग बेहद दुखी और नाराज हैं। कई बार इन लोगों ने शिकायत किया तो ये अधिकारी लोग आश्वासन देने लगे कि ये आपका हो जाएगा, पर ये बड़ी शर्म की बात है कि हम जिनको पूछते हैं, जो हमारे प्रिय देवता सम्मान हमारे भोलेनाथ बाबा माता जिनको मुक्ति देते हैं, लोग कहते हैं मुक्ति द्वार है कि जी यहाँ आने के बाद लोगों को डायरेक्ट मुक्ति मिलता है। पर ये सबों से अब लग रहा है कि क्या मुक्ति मिले क्या नहीं। जब बाबा ही को लोग नरक में ढकेल दिए हैं तो अपने आप को भी नरक में उनको जाने के लिए समय नहीं लगेगा। इलाके के लोग बताते हैं कि इस सीवर के पानी के आने की बड़ी वजह बन रहा है विश्वनाथ कॉरिडोर। वहां का सीवर बिना बताए मणिकर्णिका घाट के नाले में मिला दिया गया, जो उस पूरे लोड को नहीं संभाल पाया। लिहाजा सीवर बाहर बहने लगा। जब से ये कॉरिडोर का काम चल रहा है, तब से ये बाबा का शिविर जो था, बगल से रास्ता था, इसमें पानी चला जाता था। अब ये जो शिविर है सारी बंद हो चुकी है। जितना रास्ता पा रहा है, टोटल पानी गंगा जी आता था बाढ़ तो पानी निकल जाता था, अब पानी निकल नहीं रहा है। वो शिविर का पानी टोटल बाबा में अंदर आ रहा है और इससे चलते बाबा का एक बार सफाई हो गया, फिर दोबारा गंगा जी बढ़ी, पानी निकल गया। अब ये शिविर का पानी बाबा के अंदर घुस के बाबा के अंदर पड़ा हुआ है। कब से शिविर का पानी उसमें जाने लगा? जितना दिन से कॉरिडोर का ये कार्य इधर बाबा जो मसान में काम चला, ये जो बनाए, तब से ये पानी इसके अंदर आ रहा है। कांग्रेस ने गुरुवार को मसानेश्वर महादेव के अंदर सीवर के पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। इसे ठीक करने की चेतावनी दी और सरकार पर निशाना साधा। योगी जी कल आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल आए बनारस घूमकर, और यहाँ से घूमकर चले गए और यहाँ आने का उनको फुर्सत नहीं मिला। कम से कम आगे देखिए कि जो महाश्मशान नाथ सीवर में के पानी में डूबे हैं, पूरा का पूरा ये पक्के महल आज परेशान है, चिंतित है। सैकड़ों साल, हजारों साल से जो हमारा महाश्मशान का ये स्थान आज पूरी तरीके से गंदगी और सीवर युक्त हो चुका है। इसको देखने मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, इसको देखने नहीं है। तमाम कोशिश के बाद भी
शासन प्रशासन नहीं जगा, लिहाजा समस्या बदस्तूर बनी हुई है। मैं 3 बार से पार्षद हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी दुर्व्यवस्था इस महान तीर्थ पे नहीं देखी जो इस वक्त देखने को महसूस हो देख रहा हूँ। और बहुत ये दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय। मैंने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी इसको ठीक करने के लिए, इसका निस्तारण हो जाए, लेकिन आज तक अभी ये नहीं हुआ। मैंने प्रशासन अपनी महापौर, जितने यहाँ के अधिकारी हैं, निर्माण जो कॉरिडोर निर्माण करने वाली कंपनी पीएसपी, लोक निर्माण विभाग, गंगा प्रदूषण विभाग, सबसे प्रयास किया, लेकिन ये अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है इसका उपाय नहीं कर सकते थे? नहीं, क्यों नहीं, इसका बिल्कुल उपाय। हम उस पार गंगा से बालू ले आ सकते हैं, पाइप के माध्यम से, पंप के माध्यम से यहाँ गिरा सकते हैं, तो इस नाले को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं गंगा उस पार, एकदम कर सकते हैं। इसमें साफ शासन और प्रशासन की लापरवाही का द्योतक है ये नाला जो यहाँ गिर रहा है इस महान तीर्थ पे। हम काशीवासी अत्यंत बहुत वेदना में हैं, बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। शिव की नगरी काशी में उन्हीं का एक मंदिर सीवर के पानी में डूबा हो, यह बेहद शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात इसलिए भी है कि सूबे के मुखिया से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बनारस के विकास कार्यों का जायजा लेते हैं और उसका खम भी ठोकते हैं, लेकिन सुर्खियां बटोरने के बाद कोई सुध नहीं लेता। शासन प्रशासन के नाक के नीचे बीते 1 महीने से मणिकर्णिका घाट पे बह रहे सीवर के पानी को लेकर इलाके के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की घोर लापरवाही है, और अगर इसी लापरवाही के बीच में बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा जा रहा है तो ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि गई भैंस पानी में। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने हत्या का वीडियो भी बनाया जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हत्या के बाद आरोपियों ने दहशत पैदा करने के लिए मृतक के घर के बाहर उसका शव फेंका और फरार हो गए। हत्या के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बनवारी लाल ने एक मुकदमा रिपोर्ट दी है मुकदमा दर्ज करने के लिए। इसमें नामजद नौजवानों की बताया है कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मारपीट करके हत्या कर दी है। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें भिजवाई जा चुकी है। आ रहा है कि प्रेम का प्रसंग का मामला उन्होंने नामजद लगभग 11 मुलजिम दिखाए हैं। अत्यंत दुख की बात है कि अगर आप उस वीडियो को देखें तो इतनी बेरहमी से उस नौजवान को पीटा जा रहा है। एक दलित नौजवान को पीटकर उसको मार दिया गया और ये आए दिन होते हैं। आए दिन वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे। राजस्थान के अंदर पूरा कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले कर दी है। राजस्थान की सरकार केवल नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ 2 चीजों के ऊपर है। एक, किस तरह से उनकी सत्ता बनी रहे, और दूसरा, केंद्र में उनके लीडर उनसे किस तरह से खुश रहे। क्रूज ड्रग्स केस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज एक बार फिर महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने छापेमारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने छापेमारी को फर्जी बताते हुए कहा कि 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन सिर्फ 8 को ही गिरफ्तार किया गया। जिन 3 लोगों को छोड़ा गया उनके बीजेपी नेताओं से संबंध है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्यन खान को इस मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है। ये सोची समझी साजिश है। आर्यन खान के पास कुछ नहीं मिला है। छापेमारी का काम है, ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। प्लान किया गया कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाने का, प्लान किया गया खबरें बनाने का,
और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है, ये सच्चाई है। वो अपना न्यायालय में निर्दोष हैं कि गुनहगार है सिद्ध करेंगे। आज हमारा इतना ही सवाल है कि ये 3 लोगों के बारे में एनसीबी बताए, लाया क्यों, छोड़ा क्यों, किसके कहने पे छोड़ा गया। और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। वहीं एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एनसीबी पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं। तो पार्थ पवार थे क्या सर? जो 6 लोगों में देखिए ये जो आप नाम जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में नाम देना ठीक नहीं होगा। वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, हम कोई भी लूज कमेंट्स नहीं कर सकते। इस केस का अन्वेषण जारी है और आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि हम सभी इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर सकेंगे। एनसीबी के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और प्रीजुडिस्ड हैं। जो भी स्टेटमेंट हैं वो अजम्पशन के आधार पर दिए गए हैं। फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे।